हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नगेंद्र और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की। ये स्पोर्ट्स वीडियो उस वीडियो का हिस्सा है जो कि मैंने 1 महीने पहले शूट किया था, जो स्पोर्ट्स के बारे में था। ये वीडियो एक सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन, रेसलिंग और एथलेटिक्स की। और इस वीडियो में, इन टुडेज़ वीडियो, वील टॉक अबाउट बैडमिंटन और हम बात करेंगे कि कैसे बैडमिंटन, जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, हमने 6 मेडल्स जीते बैडमिंटन में और उसमें से 3 गोल्ड मेडल्स थे। और जब हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में आए, अभी जो रिसेंटली टोक्यो में हुआ था, उसमें हमने सिर्फ 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे किस तरीके से इंडियन प्लेयर्स तैयार हुए हैं, उनकी जर्नी कैसी रही है, उनके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, हम इस सब पे रोशनी डालेंगे। और हम बात करेंगे कि वर्ल्ड की नंबर 1 बैडमिंटन टीम वो कौन सी है और उनके खिलाड़ियों का क्या प्रोसेस है, उनका सिस्टम कैसा है। हम इंडियन सिस्टम की भी बात करेंगे और हम आखिर में बात करेंगे द फ्यूचर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, स्पेशली बैडमिंटन। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि बैडमिंटन हैज़ परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ये ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें हम बैडमिंटन की बुराई करेंगे, कि मैं बताना चाहता हूं कि बैडमिंटन किस तरीके से अलग अलग चैंपियनशिप में इंडियन प्लेयर्स के लिए डिफरेंट हो जाता है। इंडियन बैडमिंटन टीम और इंडियन बैडमिंटन ने एक बहुत बड़ी जर्नी कवर की है। फ्रॉम 1980s व्हेन ओनली प्रकाश पादुकोण वाज द वन प्लेयर हु वॉन ऑल इंग्लैंड ओपन, और उसके बाद 21 साल लगे हमें दूसरा ऑल इंग्लैंड ओपन जीतने में, जिसे पुलेला गोपीचंद, जो कि आज चीफ कोच हैं, और 21 साल बाद वो मेडल आया। और उसके बाद आज वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो रिसेंटली टोक्यो में हुआ था, उसमें हमने 22 प्लेयर भेजे। तो ये एक बहुत बड़ी जर्नी जो हमने कवर करी है, जिसमें कि हमने चैम्पियंस बनाए हैं, एंड दैट इज़ नॉट अ स्मॉल फीट, इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो बात करते हैं टॉपिक पे कि हमारे कॉमनवेल्थ परफॉर्मेंस और बाकी चैम्पियनशिप्स में परफॉर्मेंस इतने अलग अलग क्यों हैं। तो उसका सबसे नंबर 1 रीज़न ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में द काइंड ऑफ कंट्रीज दैट वी फेस are not champion countries. We only face competition from the real threat in Commonwealth is UK and Malaysia and Canada to some extent. इन देशों के बैडमिंटन प्लेयर्स हमें कोई कंपटीशन दे पाते हैं, लेकिन एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि रिसेंटली हुई थी, और ओलंपिक्स में कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और जापान एक बैडमिंटन पावर हाउसेस हैं, जिनके खिलाड़ी हमें ज़बरदस्त कंपटीशन देते हैं, और उसमें डेनमार्क भी इंक्लूडेड है। तो ये कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट नहीं है। इसके बारे में लिंक मैं दे देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉमनवेल्थ नेशन कौन से होते हैं। और अगर आपको वर्ल्ड स्टेज पर, जैसे कि एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में अपना वर्चस्व बढ़ाना, अपनी मोनोपोली बढ़ानी है, तो आपको बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स में डोमिनेट करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स में 5 से 6 मेडल्स होते हैं, और अगर इंडिया उन सारे मेडल्स में जीत जाए, गोल्ड मेडल जीत जाए, तो वो कमाल का कलेक्शन होगा और इंडिया का पदक तालिका, मेडल टैली में नंबर ऊंचा हो जाएगा। स्पोर्ट्स लाइक डाइविंग, स्विमिंग, एथलेटिक्स, इन सब स्पोर्ट्स और कंपटीशन में कंट्रीज़ लाइक चाइना, USA, UK और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड स्टेज पर ओलंपिक्स में मेडल्स ले आते हैं हर बार, और इसी को वर्चस्व कहते हैं। टॉप 5 नेशंस, आप देखेंगे कि वो कंट्रीज़ एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में बहुत सारे मेडल्स लेते हैं और उनका मोनोपोली है उस स्पोर्ट्स में। इसी तरीके से इंडिया बैडमिंटन में भी एक ऐसी टीम को लेकर आए जहां पर उनका मोनोपोली हो, और अभी तक हम उस स्टेज पे पहुंच नहीं पाए हैं, जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा फोकस कैसे करें। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें इंडियन बैडमिंटन की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर आप आज के करंट स्टार्स देखें तो साइना नेहवाल, जिन्होंने पहला ओलंपिक मेडल जीता था इंडिया के लिए बैडमिंटन में, और उसके बाद PV सिंधु, जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, और आज के मेन सिंगल्स में पावरफुल शटलर जैसे कि PS प्रणॉय, जो कि अभी वर्ल्ड नंबर 1 हैं, लक्ष्य सेन, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ मेन सिंगल्स में, और किदाम्बी श्रीकांत, जिसने लिन डैन जैसे चाइनीज़ महान प्लेयर को बैडमिंटन में हराया है। इन सब की जो सक्सेस का राज है वो
एक रात की कहानी नहीं है कि ओवरनाइट सक्सेस मिल गया। इनकी कड़ी मेहनत, कई वर्षों की प्रिपरेशन की कहानी है जिसकी इवेंचुअली जीत में तब्दील हो पाई है। पी गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद जब 2001 में इंग्लैंड ओपन, जैसे मैंने पहले बताया, जीत कर आए देश में, तो उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वो एक ऐसा काम करेंगे जिससे कि सिर्फ एक प्लेयर कई सालों में नहीं, एक सीरीज ऑफ प्लेयर्स, एक सिस्टम बने जिसमें कि प्लेयर्स बहुत सारे हों, वर्ल्ड चैंपियंस, वर्ल्ड बीटर्स, जो कि वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया के लिए खेलें और बैडमिंटन में इंडिया को जीत दिलाएं, मेडल्स दिलाएं। और उन्होंने अपनी एकेडमी खोली जिसे बहुत संघर्ष के साथ खोलना पड़ा, क्योंकि उस एकेडमी को चलाने के लिए उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। और ये मेहनत रंग लाई और फिर 2012 में साइना नेहवाल ने इंडिया के लिए बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल जीता, जो कि एक ब्रॉन्ज मेडल था। और फिर पीवी सिंधु ने ये कमाल किया 2016 और 20 में सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतकर इंडिया के लिए बैडमिंटन में। ये एक चमत्कार से बढ़कर नहीं था। और आपको बता दूं कि रिसेंटली इंडिया ने एक और कमाल किया जब उन्होंने थॉमस कप पहली बार इंडियन हिस्ट्री में जीता। इंडियन बैडमिंटन हिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा मोमेंट था और इसे पी गोपीचंद कहते हैं कि 1983 के इंडियन टीम के वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने जैसा मोमेंट या फिर उससे भी बड़ा मोमेंट था इंडियन स्पोर्ट्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक कोई भी इंडियन टीम ये कप नहीं जीत पाई है। कप पर टॉप 5 देशों का कब्जा था, जिसमें कि चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और जापान आते हैं। और इसके बाद इंडिया ने इस कप पर कब्जा किया। तो इसी तरीके का चमत्कार अगर हमें वर्ल्ड स्टेज पर करना है, ऐसा तभी हो सकता है जब हम ऐसा सिस्टम फॉलो करें जो कि ये कंट्री करती है, जिसके बारे में आपको बताता हूँ। तो कौन सी ऐसी कंट्री है? चलिए, उससे पहले आपको आइडिया देने से पहले, आपको उस नाम को देने से पहले मैं आपको कुछ बैडमिंटन के स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाएगा कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। ओलंपिक्स में बैडमिंटन एज ए स्पोर्ट 1992 से खेलना स्टार्ट हुआ और उसमें चाइना ने अब तक 47 ओलंपिक्स मेडल जीते हैं और सेकंड प्लेस इंडोनेशिया ने 21 ओलंपिक मेडल और थर्ड प्लेस साउथ कोरिया ने 20 ओलंपिक मेडल जीते हैं और इंडिया ने अब तक सिर्फ 3 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। एशियन गेम्स, जो कि 1962 से बैडमिंटन को परमिशन दी खेलने की, अब तक सबसे ज़्यादा मेडल्स चाइना ने 107 मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि 43 गोल्ड मेडल्स हैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन 1977 से स्टार्ट हुई और जिसमें चाइना के 196 मेडल्स हैं और उसमें से चाइना ने 69 गोल्ड मेडल जीते हैं। चाइना का ऐसा वर्चस्व है वर्ल्ड स्टेज पर से। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से China is the number 1 dominant country in badminton since the inception of badminton in Olympics, Asian Games and World Championship। और अभी तक मैंने थॉमस कप, ऊबर कप और सुदरनाम कप की बात ही नहीं करी है, जो कि टीम इवेंट्स हैं जिसमें चाइना डोमिनेंट प्लेयर है। तो सारे जवाब चीन के पास हैं। ऐसा क्या है चीन में जो उनकी मोनोपोली वर्ल्ड स्टेज पर इतनी ज़बरदस्त है? तो अगर आप चीन के बैडमिंटन के सिस्टम को ध्यान से देखें तो आप जानेंगे कि चाइना 4-5 या 3-4 या 2-3 वर्ल्ड चैंपियंस नहीं बनाता, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाता है और उस सिस्टम में ऐसा चक्रव्यूह रचता है जिसे भेद पाना आज तक किसी भी कंट्री, किसी भी देश के कोई भी खिलाड़ी कर नहीं पाया है। तो ऐसा क्या है इस चाइना के सिस्टम में जिसकी वजह से वो इतने कामयाब हुए हैं? आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये वजह है गवर्नमेंट फंडिंग, चाइना का सॉलिड बैडमिंटन सिस्टम और एक मैसिव प्लेयर बेस। और उन्हीं प्लेयर के बीच में चाइना में डोमेस्टिकली एक ज़बरदस्त कंपटीशन जिसमें कि बेस्ट का बेस्ट खिलाड़ी उभर कर आता है। एक ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग बैडमिंटन की चाइना में, क्योंकि चाइना में बैडमिंटन एक पॉपुलर स्पोर्ट्स है और उसे कई लोग खेलते हैं। तो पहले बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट फंडिंग होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट फंडिंग को देखें तो चाइना की गवर्नमेंट हर साल अप्रॉक्सीमेटली स्पोर्ट्स पर 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है और ये सारे स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर इसका कंपैरिजन इंडियन स्पोर्ट्स से करें तो इंडियन गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़ स्पेंड करती है। तो अगर इन दोनों पैसों का कंपैरिजन आप करें तो चाइना का स्पोर्ट्स बजट इंडिया के स्पोर्ट्स बजट से 200 गुना बड़ा है और इसके तहत चीन की गवर्नमेंट उस पैसों को 3000
स्पोर्ट्स स्कूल, गवर्नमेंट रन स्पोर्ट्स स्कूल्स के थ्रू और 40 मेजर प्रोग्राम्स के थ्रू काम करती है और उनके कोचेस इतने बढ़िया वर्ल्ड क्लास हैं कि वो प्रीवियस ओलंपिक चैंपियंस रहे हुए और उनका एक्सपीरियंस उनके उस गवर्नमेंट रन स्कूल में उन खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है और उनको स्पेशल एबिलिटीज़ दी जाती हैं। अब तक काफ़ी देशों ने पता करने की कोशिश करी कि ऐसा क्या होता है इन स्कूलों में, तो ये जाना है कि उनका डिसिप्लिन वर्ल्ड क्लास है, जिस टाइप की ट्रेनिंग उनको बच्चों को मिलती है, बचपन से ही उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, उन फैमिलीज़ को चुना जाता है जहाँ पर बच्चे एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं और उनको थ्रू एंड थ्रू एक ट्रेनिंग दी जाती है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है और उसके बाद इतना बड़ा मैसिव बेस बन के तैयार होता है चाइना में। इसे करने में बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और एक बहुत बड़ी विजन लगती है जिसकी ज़रूरत आज इंडियन स्पोर्ट्स को भी है। अगर ऐसा कुछ इंडियन स्पोर्ट्स कर पाए तो बैडमिंटन ही नहीं बाकी सारे स्पोर्ट्स भी ज़बरदस्त प्रोग्रेस करेंगे और स्पेशली बैडमिंटन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि इंडियन बैडमिंटन ऑलरेडी एक ऐसे स्टेज पर है जहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियंस बन रहे हैं, उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। तो भारतीय गवर्नमेंट ने इस दिशा में खेलो इंडिया प्रोग्राम चालू किया जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, और इसके अलावा टॉप्स प्रोग्राम जहाँ पर वो टॉप के खिलाड़ियों को जो कि ऑलरेडी परफॉर्मिंग एथलीट्स हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, उन्हें विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजती है, उन पर पैसा खर्च करती है, उनकी हेल्थ, उनकी फिजियो, उनकी ट्रेनिंग पर। तो इस तरीके के प्रोग्राम इंडिया लेके आई है और उसे करने के लिए हमें और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि हम खेलते तो नहीं हैं लेकिन हमें एक स्पोर्ट्स कल्चर का अवेयरनेस होना चाहिए। हम लोग सब क्रिकेट देखते हैं, क्या हमें बैडमिंटन भी देखना चाहिए? आप अपने आप से पूछिए, क्या हम सिर्फ एक क्रिकेट लविंग कंट्री ही रहें? क्या हमें बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स को देखना नहीं चाहिए? तो उसे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि स्पॉन्सर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां बैडमिंटन के टूर्नामेंट को तभी स्पॉन्सर करेंगी, तभी उसमें पैसा लगाएंगी जब उन्हें व्यूअरशिप मिलेगी। ये एक सीधा साधा बिजनेस मॉडल है। तो इसीलिए हम जैसे कॉमन लोग जो कि क्रिकेट को देखते हैं और IPL को बहुत बढ़ावा मिला है इसकी वजह से, हमें भी अभी रिसेंटली बैडमिंटन लीग्स हुए थे तो उन्हें देखना चाहिए, उस स्पोर्ट्स को फॉलो करना चाहिए, बैडमिंटन को डोमेस्टिकली टिकट खरीदने चाहिए, सोशल मीडिया पे बैडमिंटन की बात करनी चाहिए और इसी तरीके से प्राइवेट कंपनीज भी ये देखकर, इतनी व्यूअरशिप देखकर इस बैडमिंटन के स्पोर्ट्स में पैसा लगाएंगी और इन टर्न ये पैसा उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और इसी तरीके से एक साइकिल बनेगा जहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप से एक अमेजिंग रिजल्ट्स आएगा। तो अगर अगली बार ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडियन प्लेयर्स गोल्ड मेडल नहीं लाते हैं या फिर कोई मेडल ही नहीं ला पाते हैं तो थोड़ा सा दोष आप अपने आप को भी दीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह आप भी होंगे, क्योंकि आपने बैडमिंटन के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि आपने टीवी खोलकर देखा नहीं जिसकी वजह से कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप नहीं आई, और क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया इसकी वजह से बैडमिंटन परफॉर्म नहीं कर पाया। ये छोटी छोटी वजह ही बैडमिंटन को महान बनाएंगी, बड़ा बनाएंगी और इसमें हमें यही नहीं, सिर्फ ऑडियंस नहीं, गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। मैंने इन सब की बातें स्पोर्ट्स एज अ होल में मैंने पिछले वीडियो में करिए, इसका लिंक अगेन आपको यहाँ दिखेगा, आप वो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको आइडिया लगेगा कि उड़ीसा की गवर्नमेंट ने कितना ज़बरदस्त काम किया। तो ऐसा नतीजा भागीदारी, खेल प्रेम और दूरदर्शिता से आएगा। तो अगर आपका लड़का लड़की या फिर कोई भी आपके जानने में इस स्पोर्ट्स को चुनना चाहता है, बैडमिंटन चुनना चाहता है, तो प्लीज़ उसे इनकरेज करिए और उसे आगे बढ़ाइए, जिससे कि वो आगे चलकर एक ऐसा खिलाड़ी बने जो कि वर्ल्ड स्टेज पर बैडमिंटन में मेडल्स जीत कर लाए, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, और योगदान दें जिससे कि भारत में स्पोर्ट्स कल्चर आगे बढ़े। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, इसे शेयर करिए अगर आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन लगी, आप दूसरों को बताना चाहते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ गुड डे। शुभ रात्रि और आप सब अपना ख्याल रखें।